हेलो स्टूडेंट्स, हमने कुछ चैप्टर्स पहले डिस्कस कर लिए। आज हम वर्क पावर एनर्जी के लिए जो नीट के पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, रेलेवेंट कंसेप्ट देखते जाएंगे। उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहे तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट में लिख सकता है, या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ज़रूरत रहे, असाइनमेंट की ज़रूरत रहे तो उसके लिए भी वो बोल सकता है। ठीक है बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आर इक्वल टू कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। इसने जो डायरेक्शन है उनको एक्स और वाई से शो कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ये बता रहा है वाई एक्सिस की डायरेक्शन। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। तो ये कह रहा है कि कौन सा ट्रू है। वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है क्या? एक्सीलरेशन ओरिजिन की तरफ है क्या? इस टाइप की इक्वेशन जहां देखोगे नीट लेवल पे अगर बात करें तो वो क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं घुमाता। वो क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादातर सर्कुलर मोशन का ही केस तुम्हें मिलेगा। ठीक है, आर के परपेंडिकुलर भी, ए डायरेक्शन में आर की या उसके अपोजिट, इस तरह के केस मिलेंगे थोड़ा। तो अब ये देखो कि इसको थोड़ा सोल्व करके देखें। पोजीशन वेक्टर तो क्या है? ये है। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन देगा वेलोसिटी और उसका डिफरेंशिएशन देगा एक्सीलरेशन। डिफरेंशिएट करो, डी आर बाय डी टी, चेंज कर देते हैं थोड़ा, डी आर बाय डी टी यानी वेलोसिटी किसके इक्वल? दैट इज इक्वल टू कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का ओमेगा एक्स कैप या आई कैप प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा वाई कैप। वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फिर से डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन कोस माइनस ओमेगा पहले से था, ओमेगा टी का फिर से ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ही ले लो, तो कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ये क्या आ गया? आर वेक्टर, यानी एक्सीलरेशन जो है आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है ना? तो ये क्या हो गई? एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, और दूसरे केस में क्या है? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों परपेंडिकुलर, पैरेलल टू आर। पैरेलल का कंसेप्ट देखो। अब भाई ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन भी नहीं हो सकता, इनवर्ड डायरेक्शन है। तो ऑप्शन देखो, ए और डी में से देखना है। लेकिन अब वेलोसिटी वेक्टर को चेक कर लें। भाई फर्स्ट में बोला वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर। अब एक चीज, एक कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, जहां भी वेक्टर्स का परपेंडिकुलर का केस उसने बोल दिया, जहां भी बोला कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन पोजीशन इस टाइप के वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो परपेंडिकुलर वर्ड जहां दिखे वहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश करना कि परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब वेलोसिटी और इसका डॉट प्रोडक्ट लो तो v डॉट आर, v डॉट आर क्या हो जाएगा? कलर चेंज ही करना पड़ेगा भाई। v डॉट आर, ये देखो, तो इसका इससे प्रोडक्ट, ये क्या आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और इसका इससे प्रोडक्ट, ये क्या आएगा? प्लस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 0। यानी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, यानी वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर और एक्सीलरेशन इनवर्ड डायरेक्शन में। ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया।
ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में देखोगे तो हमेशा रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर दे दिया ए और बी वेक्टर ये दे दिया, ठीक है, तो कह रहा है कि टी की कितनी वैल्यू के लिए ऑर्थोगोनल हो जाए। ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब है कि परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। 16 में वो क्वेश्चन था, उसमें परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज कर रहा है। यहां पे 15 में ये क्वेश्चन है, इसमें ये फिर से परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज कर रहा है। अब ये देखो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर करने हैं, तो परपेंडिकुलर करने हैं तो ए डॉट बी क्या है, 0 प्रूव करना है। और क्या यहां से क्या आएगा, ये इंटू ये क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी इंटू दिस, तो कोस ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी बाय 2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। ये देखो, अब यहां से कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं भाई, हाफ एंगल फॉर्मूला अगर याद ना हो तो कोस ओमेगा टी कोस 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो यहां से कोस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 माइनस 1 लिखा जा सकता है ना। कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहां पुट करना, पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 माइनस 1 इंटू कोस ओमेगा टी बाय 2, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 साइन ओमेगा टी बाय 2 कोस ओमेगा टी बाय 2 इंटू साइन ओमेगा टी बाय 2, और यहां से क्या आया, मल्टीप्लाई कर लो चाहे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो या इसको दोनों में से कॉमन ले लो, कोस ओमेगा टी बाय 2, 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 माइनस 1, यहां से क्या आएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। और इन दोनों में से ये देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, 2 को कॉमन ले लो और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1, तो इन दोनों से वैल्यू निकल के आएगी 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 इंटू दिस दैट इज कोस ओमेगा टी बाय 2, ये आ गया तुम्हारा। तो यहां से क्या आया तुम्हारे पास कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, ओमेगा टी बाय 2, और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 कब होगा, जब ओमेगा टी बाय 2 ये पाई बाय 2 हो जाए, 3 पाई बाय 2 हो जाए, है ना, तो उसके मल्टीपल में आ जाए, पाई बाय 2 के और मल्टीपल, जैसे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर होगा, 2 से 2 कैंसल आउट, तो t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, यही आ गया, सिंगल करेक्ट आंसर है। तो A इज योर राइट आंसर, दैट इज पाई बाय ओमेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक भी लगाओ लेकिन ट्रिक से मत जाना कि वैल्यूज पुट करके देख लें, वो सब मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से नीचे गिर रही है भाई, ग्राउंड पे, यहां से 1 किलोमीटर, SI में ले लो 1000 मीटर, ठीक है। इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ दिस, यानी यहां जब आ रहा है तो स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। टेक G कांस्टेंट, ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर हाइट में भी G को कांस्टेंट लेते हुए चलना है। तो कह रहा है कि वर्क डन बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का और एयर रेजिस्टेंस का। भाई ये देखो इस पे फोर्सेस कौन कौन सी रहेंगी, जब बॉल जब आ रही होगी तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, दैट इज mg, और एयर रेजिस्टेंस, ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो एयर रेजिस्टेंस तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये देखो कि ये यहां से यहां आए नीचे, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, F डॉट dr हम लेते हैं। अब फोर्स कांस्टेंट है, डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, तो वर्क डन सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है। तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट s, मास कितना है 1 ग्राम, यानी 10⁻³ kg, g की वैल्यू 10, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी 1000 यानी 10⁻3, ये कैंसल आउट, तो 10 जूल आ गया, ठीक है। ऑप्शन 10 ए की जगह है। वैसे तो एयर रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी चेक करेंगे। ये देखो अब टोटल वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, वेट से हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक तो ग्रेविटेशनल है, उसका वर्क कैलकुलेट कर लिया, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। ग्रेविटेशनल का वर्क है 10, ये कैलकुलेट करना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड तुम्हें दे दी, तो हाफ इंटू मास 10⁻³ इंटू वेलोसिटी 50 का स्क्वायर 2500, ठीक है। इससे कैंसिल करोगे 2.5/2 कितना आया 1.25, ठीक है। इसको इधर रखो, इसको इधर ले जाओ, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज 1.25 माइनस 10, तो -8.75, ठीक है। तो आंसर इज दिस, वरना एक चेक करते ही भी तुम्हारा आंसर आ गया था। पेपर में तो कर सकते हो, लेकिन हमें तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर करना है, तो इसलिए मैंने पूरा सोल्व किया। A particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to this by the end of the second revolution? इसने कहा कि सर्कल पे चलना है, चल पड़े, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे दी, ठीक है। पार्टिकल का मास कितना है 10 ग्राम, यानी 10 इंटू 10⁻³ kg। SI में लेके चलते हैं ना चीजें, फिर बाद में हमारी यूनिट्स की दिक्कत ना हो, कई जगह ये यूनिट्स में भी गलती कराने की कोशिश करता है। और रेडियस कितनी है 6.4 सेंटीमीटर, ये ले लिया भाई, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे दी, तो और इसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी लास्ट में इतनी है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन कितनी है भाई, ये देखो इसकी वजह से वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक रिवॉल्यूशन, फिर सेकंड रिवॉल्यूशन,
और फोर्स कितनी है, टेंजेंशियल फोर्स इज मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां अब जीरो मत कर देना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, मैं ये बात कर रहा हूं कि फोर्स इंटू ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर सब के लिए ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर ये सारा कितना आया, 2 पाई आर। फोर्स तो इधर ही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो मोशन की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के अलोंग है, तो एफ डॉट डी आर सबके लिए ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू ये टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर, और 2 के लिए 4 पाई आर। तो वर्क डन क्या हो गया, एम ए टी इंटू 4 पाई आर, दैट इज इक्वल टू जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी 8 इंटू 10⁻⁻⁴। मास इज 10⁻⁻², ये कैलकुलेट करना है। 4 पाई, रेडियस कितनी है भाई, ये है, करना ये कैंसल। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितनी आई, 8/4 पाई इंटू 6.4, इसको ले लो 3.2 और 4 तो पाई, तो 1/पाई तो था ही। अब एक चीज देखो, कैलकुलेशन, पाई है, ठीक है, 3.2 है, एंड पाई स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये 3.14 और 3.2 ये नियरली 10 ले लिया हमने। नियरली मैं 10 ले लूं तो आंसर आया 0.1, आंसर कितना आया 0.1, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ले, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट, पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है और फोर्स है इतनी, तो वर्क डन पूछ लिया। भाई ये तो सिंपल हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर दोनों दे दिए, तो डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लो पहले तो 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप, माइनस माइनस प्लस 2i कैप आ गया, 4j कैप माइनस 5j कैप, तो माइनस j कैप बचा, प्लस 3k कैप। ये तो आ गई तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितनी है तुम्हारी, फोर्स इज 4i कैप प्लस 3j कैप, तो वर्क डन हो गया F डॉट S। ठीक है, F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट लो, x कंपोनेंट ये मल्टीप्लाई होंगे 4 इंटू 2 8, y कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे -3, और इसका z कंपोनेंट 0, तो 0 हो गया, कितना आया 5, आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform force of this value acts on a particle of mass 2 kg, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पर इतनी फोर्स एक्ट कर रही है, hence the particle is displaced from this position to this, final initial work done by the force on the particle is। भाई सेम कंसेप्ट पे फिर से एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या करो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये क्वेश्चन अब तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं बचा, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, फोर्स तुम्हारे पास है, और वर्क डन सीधे F डॉट S, कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में।
बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ये क्वेश्चन अब तुम लोग ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये देखो कि पिछला क्वेश्चन था 2016, ये क्वेश्चन है 2013, और जैसा मैंने पहले बताया कि अगर तुमने पिछले 10-12 साल के क्वेश्चंस कर लिए, नीट के क्वेश्चन कर लो, AIPMT के कर लो, BHU कर लो, AMU कर लो, जिपमर कर लो, ये सारे अगर एग्जाम तुम लोगों ने कवर कर लिए, एम्स कर लो, ये सब अगर तुमने कवर कर लिए तो तुम्हें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें लगेगा कि बिल्कुल ये तो जैसे पहले किए हुए क्वेश्चंस, तो वहां तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ये पुराने क्वेश्चंस करने से। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सभी को अच्छे से निपटाओ, कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चंस करो, उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो एक मिनिमम लेवल तुम क्रॉस कर जाओगे, उसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें ट्राई करने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 5m है, और ये ब्रेक कर गया 3 फ्रेगमेंट में। 2 का मास m है तो तीसरे का कितना हो गया 3m, है ना। और दो जो m सेम मास के हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं विद स्पीड v। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, अब ये मत कर देना कि इन दोनों के एनर्जी लिख लो। अब यहां पे इसने 2 कंसेप्ट जोड़ दिए। लॉज ऑफ मोशन में मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया था कि एक्सप्लोजन होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करका के थर्ड ऑब्जेक्ट की तुम्हें क्या करना होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी होगी, और फिर तीनों की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, वो काइनेटिक एनर्जी आई एक्सप्लोजन से। ठीक है, तो वहां का एक्सप्लोजन का कंसेप्ट यहां भी यूज हो गया। तो देखो कि सेम कंसेप्ट पे यहां पे भी क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें देखो कि m मास तो गया इधर, m मास गया इधर, ठीक है, ये v से ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, डिसाइड कर लिया हमने। अब m इंटू वी आई कैप प्लस m इंटू वी जे कैप प्लस 3m जो है उसकी वेलोसिटी मान ली v, ये तो तुम्हारा फाइनल मोमेंटम हो गया। और इनिशियली तो क्या था, रेस्ट पे था ना, इसने क्वेश्चन में बोला है कि रेस्ट पे है। ठीक है, अब मोमेंटम कंजर्वेशन कराओगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप प्लस 3m इंटू, इसको v डैश लिखो, कंफ्यूज ना हो, तो v डैश, तो इनको इधर ले जाओ, तो 3m v डैश वेक्टर इज माइनस m v आई कैप प्लस v जे कैप। ठीक है, 3 को इधर ले जाओ, और v डैश क्या आ जाएगा, v डैश इज v बाय 3 स्क्वायर प्लस v बाय 3 स्क्वायर, और इस पूरे का रूट, तो यह आ गया √2 टाइम्स v बाय 3, इक्वल है ना, तो एक का √2 टाइम्स कर सकते हैं। तो v डैश की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब तीनों की स्पीड तुम्हारे पास है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी देखना, एक की हाफ mv स्क्वायर, दूसरे की हाफ mv स्क्वायर, और तीसरे की हाफ इंटू मास 3m इंटू इसका स्क्वायर, दैट इज 2v स्क्वायर बाय 9। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर प्लस 3 से कैंसल आउट, 2 से कैंसल आउट, तो ये हो गया mv स्क्वायर बाय 3, तो ये आया 4mv स्क्वायर बाय 3। तो आंसर इज 4/3 mv स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट, रेस्ट पे रखा है एक ऑब्जेक्ट, और सडनली 3 पार्ट में ब्रेक कर गया। क्वेश्चन देखो, पिछला ही क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था 2019 का, उसमें भी एक ऑब्जेक्ट था, वो 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा था, मास बस डिफरेंट है।
दो का मास सेम है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं, टोटल एनर्जी बता दो। 2014 में ये क्वेश्चन आया और 19 में सेम कंसेप्ट रिपीट कर दिया, बस चेंज क्या किया, मास 5m की जगह 4m कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में वही m मास ये v से इधर जा रहा है, m मास ये v से इधर जा रहा है, तीसरे का मास 2m बचा, वेलोसिटी v डैश ले ली, टोटल मोमेंटम लिखा, फाइनली इनिशियली 0, मोमेंटम कंजर्वेशन से v डैश आ गया है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन से v डैश आ गया, चेंज क्या है, जहां पे वहां 3 था वहां पे 2 आता जाएगा, v डैश की वैल्यू आ गई, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख ली, वही तुम्हारी टोटल एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन होगी। सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब तुम लोगों को ट्राई करना है, वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर देखो, ना हो पुराना क्वेश्चन देखो, फिर भी ना हो तो मुझे कमेंट में बताओ, फिर ये दोबारा सोल्व करते हैं। An engine pumps water continuously through a hose. Water leaves the hose with a velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? ये कह रहा है कि ये पाइप है और मास पर यूनिट लेंथ इज m, तो ये एक स्मॉल लेंथ ले ली मैंने dl, इसमें जो मास है वो क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। और ये मास अब v वेलोसिटी से बाहर जाए तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर जाएगा, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ इंटू इसका मास इंटू वी स्क्वायर है ना, और dm की वैल्यू लिख सकते हैं हाफ m इंटू dl इंटू वी स्क्वायर, ये आ गई तुम्हारी स्मॉल काइनेटिक एनर्जी। इसने कहा कि किस रेट से इंपार्ट हुई, रेट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम जो आई, तो दोनों तरफ जो स्मॉल टाइम ड्यूरेशन है उससे डिवाइड कर दो, जितने स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में ये काइनेटिक एनर्जी इस होद से बाहर आई, तो ये रेट किसके इक्वल, हाफ m, तो ये क्या डिस्टेंस, जिस रेट से ये पोजीशन चेंज हो रही है, जिस रेट से ये डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज स्पीड, तो v इंटू वी स्क्वायर, रिजल्ट इज v क्यूब, तो रेट क्या आई काइनेटिक एनर्जी की 1/3 mv क्यूब, आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shell of mass 200 ग्राम is ejected from a gun. एक गन से एक शेल फायर की, यानी एक बुलेट फायर कर दी मान लिया, ठीक है, और गन का मास दे दिया, इसका मास दे दिया, और ये कह रहा है कि बाय एन एक्सप्लोजन दैट जनरेट्स दिस मच एनर्जी, यानी एक्सप्लोजन ने टोटल इतनी एनर्जी जनरेट की, तो कह रहा है कि शेल की इनिशियल वेलोसिटी बताओ। भाई यहां पे ये मत कर देना कि ये टोटल एनर्जी शेल को दो, है ना, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन सभी को याद है, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, तो बुलेट जब जाएगी तो गन भी किसी वेलोसिटी से रिकॉइल होगी, तो गन रिकॉइल यानी वेलोसिटी है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी तो वो भी लेके जाएगी और कुछ एनर्जी ये शेल लेके जाएगी, तो ये एनर्जी दोनों को देनी है ना, ये एनर्जी क्या है, दोनों को देनी है। तो अब ये देखो कि थोड़ा गन शायद इतनी अच्छी ना भी बने, गन क्या ये सिंपल ही बन गई है, तो ये देखो इस गन से एक बुलेट फायर कर दी हमने, और ये बुलेट अगर इधर v1 वेलोसिटी से जाए तो गन इधर v2 वेलोसिटी से जाए, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, और रिकॉइलिंग ऑफ गन से हम क्या लिख सकते, भाई इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, तो जितना मोमेंटम इसका इधर उतना मोमेंटम इसका इधर, तो m इंटू वी वन इक्वल टू कैपिटल M इंटू v2, v2 क्या लिख सकते हैं, m v1 बाय कैपिटल M, यानी गन की इतनी वेलोसिटी होगी।
अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बुलेट के पास है हाफ mv1 और गन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ कैपिटल M इंटू V2 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो स्मॉल m स्क्वायर v1 बाय कैपिटल M स्क्वायर, इससे कैंसल आउट। और ये एनर्जी कितनी गिवन है? 1.05 किलो जूल यानी इंटू 10⁻3। ठीक है भाई। अब यहां से देखो हाफ स्मॉल m v1 कॉमन ले लो तो 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M बच गया। ठीक है, सोल्व करके देखो तो 2 को इधर ले जाओ, मास नीचे ले आओ, तो 2 उधर गया तो 2.10 हो गया। मास को नीचे ले गए, मास कितना? 200 ग्राम। v1 इधर रख लिया, इसको सोल्व करो, ये कितना है? 200 ग्राम यानी 200 इंटू 10⁻³ यानी 0.2/4। थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा बेटा। तो v1 इंटू एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 4.2/4 इज इक्वल टू 2.1 इंटू, ये भाई साइड में लिख लें, तो 2.1 इंटू 10⁻³ बाय 200 इंटू 10⁻³ इससे ये 2 पे कैंसल आउट, ये 2 ये 100 है ना। तो v1 कितना बचा? 10⁻³ और ये कितना बचेगा नीचे? 10⁻⁻1, ऊपर गया 10⁻⁴, तो v1 तुम्हारा है 10⁻² यानी 100 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी आई? 100 मीटर पर सेकेंड आ गई तुम्हारी। क्लियर है? A force F equal to 20 plus 10y act on a particle in y direction. इतनी फोर्स है y डायरेक्शन में, where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1 meter. भाई वर्क डन, अब फोर्स क्या है? y कोऑर्डिनेट के साथ वेरी करती जा रही है। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन हम डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख पाएंगे, फोर्स इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते। हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिखना होगा और उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेट करना होगा। तो स्मॉल वर्क मैं लिख रहा हूं क्या? F डॉट डी आर। डिस्प्लेसमेंट किधर है? सिर्फ y डायरेक्शन में, तो F डॉट डी वाई लिख लेते हैं। ठीक है, फोर्स किधर है? y डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन में, तो सिंपली F डॉट डी वाई लिख सकते हैं F इंटू डी वाई इंटू कोस 0, तो 20 प्लस 10y इंटू डी वाई। ये हो गया स्मॉल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या करो? y को कहां से कहां चेंज करना है? 0 से 1। 20 इंटू डी वाई इज 20y प्लस 10 y डिवाइज y²/2 लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा? 20 y की वैल्यू 1 पुट की ना, प्लस ये 1 पुट किया तो प्लस 5 अपर लिमिट, माइनस लोअर पुट करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर इज 25। तो आंसर कितना आ गया? डी, दैट इज 25 जूल। फोर्स F ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। फोर्स जो है किसी पार्टिकल पे जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो किस तरह से वेरी कर रही है? वेरीज विद डिस्टेंस एज द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इज। अब ये देखो
एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। कितना सिंपल कंसेप्ट है और उस पे इसने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। अब एरिया निकाल लो। एरिया हो गया तुम्हारा क्या, ये। अब ये एरिया कितना हो गया, एक रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हाइट 2, ये विड्थ कितनी 7 माइनस 3 4, तो 4 इंटू 2 8, प्लस ये एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस 12 माइनस 7 5, हाइट कितनी 2, तो 8 प्लस 5 दैट इज 13। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एरिया कैलकुलेट करना है बस। क्लियर है? तो बेटा फर्स्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। सेकंड वीडियो में हम फिर इससे आगे कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छे से देखना, जहां डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। बाय।